हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शा वाला। दोस्तों, घर बनाना जो है वो हर किसी का सपना होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास में जो बजट होता है वो बहुत ही लिमिटेड बजट होता है। और हमें ये नहीं पता होता है कि हम उस बजट की प्लानिंग कैसे करें, किस तरीके से उस बजट को मैनेज करें ताकि हम जो है आपका एक कम बजट में भी एक अच्छा घर बना सकते हैं। क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से हम अपने लिमिटेड बजट को जो है सही तरीके से यूज नहीं कर पाते और एक जो घर का कंस्ट्रक्शन है जितने बजट के अंदर हम लोग कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो, अगर आप भी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपके पास लिमिटेड बजट है और आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन करने का प्लान कर रहे हैं, तो आज की वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए होने वाली है। मैं आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन टिप्स को यूज करके आप जो है कम बजट में भी एक अच्छा घर बना सकते हैं। क्लियर? इन टिप्स को यूज करके आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को काफी हद तक जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहला पॉइंट है, टिप्स है, वो है आपका मेक ए प्रॉपर प्लान। अब ये आपका कैसे काम करता है? अब मान लीजिए आपको अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है और आपके पास में एक लिमिटेड बजट है, क्योंकि बजट सभी के पास लिमिटेड होता है। उसी बजट को आपको मैनेज करना है। अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि ये उन्हें अपना घर बनाना है, ठीक है। अब घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि पैसा होता है उनके पास में, मान लीजिए उनके पास में आपका 10 लाख रुपए है इस घर को बनाने में, या फिर 5 लाख रुपए है, तो ये पैसा उनके पास पहले से ही है। अब घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्टिंग में बजट हमारे पास होता है, तो हम जो है अच्छा मटेरियल परचेस करेंगे, ठेकेदार को अच्छा रेट देंगे। ये सारी चीजें स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम अपने एक्सपेंस को बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारे पास बजट है, ठीक है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे घर आगे बढ़ता जाता है, ये जो पैसा है ये कम होता चला जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि आपका घर का कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाता है और आपका जो पैसा है वो भी आपका कंप्लीटली खत्म हो चुका होता है। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि मेक ए प्रॉपर प्लान। प्रॉपर प्लान आपको कैसे बनाना है कि घर की कई सारी स्टेज होती है। ये आपका जैसे घर है तो इसकी एक स्टेज क्या है कि इसका फाउंडेशन वर्क, ठीक है, ये एक स्टेज हो गई। इसके बाद आपका जो है इसका स्ट्रक्चर वर्क हो गया, ये इसकी आपकी सेकंड स्टेज हो गई। नेक्स्ट स्टेज इसकी आती है कौन सी? आपकी फिनिशिंग की स्टेज, जब हम इसको आपका फिनिशिंग करते हैं, आपके टाइल्स लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं, पुट्टी करते हैं। क्लियर? तो आपको अपने बजट को जो है डिवाइड करना है कि फाउंडेशन वर्क में कितना बजट जाएगा, इसका स्ट्रक्चर वर्क में जो है कितना बजट खर्च होने वाला है, और आपका जो इसका फिनिशिंग है उसमें कितना बजट इसका खर्च होने वाला है। इस तरीके से अगर आप अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे, अपने बजट की प्लानिंग करेंगे, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो ज्यादातर लोग फेस करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में एक्सपेंस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट तक जाते जाते पैसा भी नहीं बचता है और आपका घर का कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि फाउंडेशन में लगभग कितना परसेंट आपका पैसा जाएगा, स्ट्रक्चर में कितना जाएगा, फिनिशिंग में कितना जाएगा, तो आप जो है एक कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो। जिस भी कंसल्टेंट से आपने अपने घर की ड्राइंग बनवाई है, आर्किटेक्ट से, आप उससे कंसल्ट कर सकते हो, या फिर जो ठेकेदार, जिस ठेकेदार से आप काम करवा रहे हो, वो ठेकेदार भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं अगर कोई अच्छा ठेकेदार है। या फिर इसके अलावा यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है आज के टाइम पे। आपको यूट्यूब पे भी ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपका फाउंडेशन में कितना खर्चा आएगा, आपका फिनिशिंग में कितना खर्चा आएगा, स्ट्रक्चर में कितना खर्चा आएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करें कि स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा खर्च कर दे और लास्ट तक जाते जाते पता चले कि आपके पास पैसा ही ना बचे। तो अपने बजट की प्रॉपर प्लानिंग करें। और प्लानिंग कब होगी? जब आपके पास में एक बेहतर प्लान होगा, जब आप स्टार्टिंग से ही इस चीज को लेके चलेंगे तभी आप उस चीज को कर पाओगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो मेरा है वो है आपका परचेस मटेरियल इन बल्क। हमेशा कभी भी जो है, जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराएं तो पार्ट वाइज मटेरियल मत परचेस कीजिए कि आपने जो है 50 क्यूबिक फीट जो है आज मोरंग आपने जो कोर्स है वो परचेस कर लिया, आज आपने 1000 ईंटें आज खरीदी हैं, कल 2000 ईंटें मंगवाई हैं, आज आपने 2 बैग सीमेंट मंगवाए हैं, कल फिर आप 3 बैग सीमेंट मंगवा रहे हो। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, ये आपका एक ट्रक है जिसमें आपकी ईंटें लोड होकर आ रही हैं, और दूसरा आपका ये एक रिक्शा है जिसमें ईंटें लोड होकर आ रही है। मैं गारंटी से बता सकता हूँ आपको कि अगर आप ट्रक में ईंटें परचेस करेंगे, बल्क में ईंटें परचेस करेंगे, ठीक है, तो आपका कम से कम 1 से 1.5 रुपए पर ईंट जो है आपको प्रॉफिट होगा, वो 100% प्रॉफिट होगा। अगर 20,000 ईंटें आपके घर के अंदर लग जाए तो 20 से 25,000 रुपए का प्रॉफिट आपको
आपको खाली ब्रिक ब्रिक के अंदर हो जाएगा। तो हमेशा जैसे आपने एस्टिमेट बना लिया कि मेरे घर को कंप्लीट बनाने में जो है 30,000 ईंटें लगने वाली है, ठीक है, तो आप जो है बल्क में मंगवा सकते हो कि एक छोटी गाड़ी भी जो आती है उसमें 5 से 6,000 ईंटें आ जाती है। आप इस तरीके से मंगवा सकते हो, ना कि इस तरीके से। इस तरीके से बिल्कुल भी ना मंगवाए कि आपने एक रिक्शा मंगवाई जिसमें 500 ईंटें लेके आ रहा है, फिर अगले दिन रिक्शा मंगवाई जिसमें 200 ईंटें लेके आ रहा है। ये गलती बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। हमेशा जब भी मटेरियल परचेज करें बल्क में परचेज करें। बल्क में परचेज करने से क्या होता है कि आपके पास बार्गेनिंग की पावर होती है, सामने वाले से आप बार्गेनिंग कर सकते हो और वो आपको एक अच्छा रेट दे सकता है। ये अगर आप इस तरीके से मटेरियल परचेज करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा। खाली ईंटों के अंदर मैं बता रहा हूँ कि 1 से 1.5 रुपए का आपका फर्क पड़ जाएगा। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, अगर आपका घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप इस तरीके से ईंटें मंगवा के देखिए और एक बार इस तरीके से ईंटें मंगवा के देखिए, दोनों में कितना प्राइस का डिफरेंस आ रहा है आपको खुद पता चल जाएगा। तो अगर 30,000 ईंटें लग रही है, 1 रुपए भी आपने पर ईंटें बचाया तो आपके 30,000 रुपए का सीधे सीधे नेट प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स। हमेशा अगर आपके पास बजट बहुत कम है, क्लियर, और आप G+1 एक 2 मंजिल का घर बनाना चाह रहे हैं, तो हमेशा आप लोड बेयरिंग पे जाएं। आप जो है फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन ना करें। जैसे ये होती है फ्रेम स्ट्रक्चर जिसपे आपका सारा का सारा लोड जो है वो आपका कॉलम और बीम पे ट्रांसफर होता है। आप अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करें। हमेशा इस टाइप का कंस्ट्रक्शन करें जिसमें आपका जो सारा का सारा जो लोड है वो आपका ब्रिक के थ्रू ट्रांसफर होता है, ना कि आपका कॉलम के थ्रू। तो अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है, लिमिटेड बजट है आपके पास में और आप अपना घर बनाना चाहते हो, तो हमेशा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को यूज करें, ना कि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपका फाउंडेशन भी हैवी रहती है, प्लस आपके जो बीम और कॉलम होते हैं वो भी आपके हैवी रहते हैं, तो इसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है इसके कंपैरिजन में आपकी थोड़ी सी हाई रहती है। तो इसलिए हमेशा अगर बजट की प्रॉब्लम है और आप ज्यादा हाई राइज नहीं जा रहे हैं, G+1 आप बना रहे हैं या G+2 बना रहे हैं, तो आप जो है लोड बेयरिंग पे जा सकते हैं, या फिर एक मिक्स कॉम्बिनेशन कर सकते हैं लोड बेयरिंग प्लस फ्रेम स्ट्रक्चर का, ठीक है। 100% फ्रेम स्ट्रक्चर ना बना के आप एक मिक्स कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। क्लियर। ये आपका कॉन्ट्रैक्टर या फिर आपका जो आर्किटेक्ट है वो आपको सजेस्ट कर देगा कि आपका मिक्स कॉम्बिनेशन आप किस तरीके से बना सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो है आपका यूज रिसाइकिल मटेरियल। अब ये रिसाइकिल मटेरियल क्या होता है, इसको आप एक तरीके से ओल्ड मटेरियल भी बोल सकते हो। क्लियर। तो आप अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है तो आप आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी मार्केट अवेलेबल है इंडिया में जहां पे आपको जो है यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल जाएगा। जैसे आपके डोर के फ्रेम हो गए, चौकट है आपका, इसके अलावा आपका जो सरिया होता है वो भी आपको पुराना सरिया मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आइटम है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिनको आप जो है पुराने मार्केट से परचेस कर सकते हो। तो अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है तो आप जो है इस तरह का, जैसे यहाँ पे देखो इमेज में दिख रहा है, ये चौकटे हैं आपकी, विंडो है आपके, ये डोर है यहाँ पे आपके। तो अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है तो आप जो है जो रिसाइकिल मटेरियल होता है या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो भी आप यूज कर सकते हो। आज के टाइम पे तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे रिसाइकिल मटेरियल भी आपको पैक फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट वो भी परचेस कर सकते हो। क्लियर। और ये चलन आपका काफी ट्रेंडिंग में है आज के टाइम पे रिसाइकिल, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका एनवायरनमेंट को काफी बेनिफिट होता है। तो गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रमोट कर रही है। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो इस फील्ड में काफी काम कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को जो है आपका क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। आपको रिसाइकिल एग्रीगेट जो आपकी गिट्टी होती है वो भी आपको रिसाइकिल मिल जाएगी, कोर्ट सैंड आपको रिसाइकिल फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप अपने नियर बाय सर्च कीजिए कि जहाँ पे आपका पुराने मार्केट हो, जहाँ पे आपका पुराना कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता हो, वहां से जाके भी आप मटेरियल परचेस कर सकते हो। ये भी आपको काफी हेल्प करेगा आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में। इसके बाद मेरा है आपका मेक प्लान सिंपल। क्लियर। अब ये क्या है कि अब अगर आपके पास बजट लिमिटेड बजट है या बजट बहुत कम है तो आप अपने घर का ड्राइंग जो है इस तरीके से बनवाइए कि वो एक सिंपल प्लान रहे, ना कि कॉम्प्लिकेटेड रहे। यहाँ पे देखो आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये एक प्लान है, ठीक है, ये एक एलिवेशन है घर का और एक आपका एलिवेशन ये है। दोनों इमेज को देखने में आप खुद से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि किस घर को बनाने में आपकी ज्यादा कॉस्टिंग आ रही है। क्लियर। इस घर को बनाने में हमेशा आपकी कॉस्टिंग कम आएगी क्योंकि देखने से आपको पता चल रहा है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा एलिवेशन वर्क नहीं है, बहुत ही सिंपल प्लान है। लेकिन अगर आप इस इमेज को देखोगे तो इसमें आपका बहुत ज्यादा एलिवेशन वर्क है। ये पूरा यहाँ पे एसीपी का वर्क है, आगे की तरफ आपका यहाँ पे एक प्रोजेक्शन निकला है, ये ग्लास
कि आपके यहाँ पे विंडो है, वो सब सॉरी बालकनी है, रेलिंग है, आगे की तरफ आपकी यहाँ पे बाउंड्री है। तो इस प्लान में और इस प्लान में दोनों में आप इजिली डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि इस तरह का प्लान जो है आपका बनाने में कम खर्चा आएगा एज कंपेयर टू दिस। मैं अब ये आपसे नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल सेम ही ऐसा बनाइए, मैं कहने का मतलब ये है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए अपने स्ट्रक्चर को, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसमें वर्क करोगे उतनी आपकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपका जनरली क्या करते हैं कि आज के टाइम पे लोग आपका वॉशरूम जो है वो अटैच कराते हैं, तो अननेसेसरी ज्यादा टॉयलेट मत यूज कीजिए घर के अंदर, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बनाइए। आज के टाइम पे अभी जैसे रिसेंटली हमारे क्लाइंट थे, तो उन्होंने क्या किया कि आपका घर के अंदर जितने भी बेडरूम थे, हर बेडरूम में उन्होंने एक टॉयलेट अटैच कराया और इसके अलावा एक कॉमन टॉयलेट भी प्रोवाइड कराया। तो उससे क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ टॉयलेट आपके रहेंगे आपकी कॉस्टिंग हाई हो जाएगी, क्योंकि एक टॉयलेट को पूरा कंप्लीट फिनिश करने में आपके 1 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा आपका खर्चा हो जाता है। तो ये कहने का मेरा पर्पज ये है कि अननेसेसरी चीजें मत वहां पे इंट्रोड्यूस कीजिए। जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, जो चीजें जरूरी है, सिर्फ वही अपने प्लान के अंदर इंक्लूड कीजिए, अननेसेसरी चीजें मत कीजिए। अब जैसे रेलिंग है, अगर आप एमएस की रेलिंग लगाओगे और ग्लास की रेलिंग लगाओगे, आप एक बार मार्केट में जाना और रेट पता करना कि जो आपकी एमएस की रेलिंग होती है और आपके जो ग्लास वाली जो रेलिंग लगती है उनके बीच में कितना प्राइस का डिफरेंस है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप अपने घर पे एमएस की रेलिंग यूज कर रहे हो, जो लोहे की रेलिंग होती है, अगर आप ग्लास की रेलिंग यूज करो, तो दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा और उससे आप कितना पैसा अपना बचा सकते हो। तो बजट की अगर प्रॉब्लम है, सस्ता घर बनाना चाहते हो, तो हमेशा अपने प्लान को सिंपल रखें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जो मेरा नेक्स्ट है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फिनिशिंग आइटम। ठीक है, जितने भी आपके फिनिशिंग आइटम है, चाहे आपकी टाइल्स हो, पत्थर हो, आपका स्टोन्स हो, इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह हो, आपकी बाथरूम की फिटिंग्स हो, टैप्स हो, ये सारी चीजें। टाइल्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल्स मार्केट में लेने जाओ, तो एक टाइल आपकी ऐसी होती है जो 30-32 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। और यही इसके अगर आप हाइयर रेंज में जाओगे, तो आप ब्रांड में जाओगे तो 40, 45, 50, 60। इसके अलावा अगर इसका साइज चेंज करोगे, 2x4 लेने जाओगे, अगर 2x4 की टाइल अगर आप लेने जाओगे, तो 70, 80, 90 ये प्राइस पे आपको मिलेगी। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप 30 रुपए वाली टाइल लगाना चाह रहे हो या फिर 80 रुपए वाली टाइल लगाना चाह रहे हो। दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया? लगभग 3 गुने का डिफरेंस हो गया। अगर आप 2x2 की कोई लोकल टाइल लेके आ रहे हो, 30-32 रुपए में अगर आपको मिल रही है, वहीं अगर आप 2x4 की कोई टाइल लेके आ रहे हो 1001 की, वो आपको 90 रुपए फीट में मिल रही है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया? आपका लगभग 3 गुने का डिफरेंस हो गया। ऐसे ही आप बाथरूम की टैप्स जो होती है, जनरली एक टैब आपकी जो है ठीक ठाक टैब जिसकी 2-3 साल की, 3-4 साल की वारंटी के साथ आपको मिल जाएगी, आपको 250 रुपए, 300 रुपए तक मिल जाएगी। ठीक है, वहीं अगर आप ब्रांड में जाओगे, जैगवार जैसे ब्रांड में या फिर और किसी ब्रांड में जाओगे, तो आपको 1000, 1100, 1200, 1500 इस तरीके से आपको टैब्स मिलेंगी। ठीक है, 2-2 हजार रुपए तक। इस कैटेगरी में भी कोई लिमिट नहीं है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या यूज करना है। आपको 2000 रुपए वाली टैब यूज करनी है या आपको 200 रुपए वाली टैब यूज करनी है। तो दोनों में आप देख लो कितना डिफरेंस है, 10 गुने का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए जब भी प्रॉपर सिलेक्शन करें मटेरियल का, तो हमेशा याद रखें कि आपको आपका बजट क्या है, क्योंकि फिनिशिंग में कोई भी लिमिट नहीं होती है। क्लियर हुआ? कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप जैसे आप स्टेयर पे जो है आप ग्रेनाइट यूज करो, तो ग्रेनाइट का स्टार्टिंग प्राइस ही जो है आपका, दिल्ली में बात करूं तो 80-90 रुपए से तो स्टार्टिंग प्राइस ही है ग्रेनाइट के। ठीक है, और इससे आगे इसकी 200-250 रुपए तक इसका प्राइस आता है। वहीं अगर आपका और अदर तक आपके मटेरियल है, आपके सस्ते जो होते हैं, मार्बल जो है आपको 40-50 रुपए से उसका प्राइस जो है स्टार्ट हो जाता है। कोटा स्टोन आपका 30-32 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो ये अब आपको देखना है कि आपको कौन सा मटेरियल यूज करना है। क्लियर? तो अगर आपका बजट कम है, तो हमेशा प्रॉपर सिलेक्शन करें उन मटेरियल्स का जिनके प्राइस आपके कम है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेरा लास्ट है वो है आपका वेस्टेज। ठीक है, वेस्टेज पे अक्सर हम लोग बात नहीं करते और ना ही इस चीज पे ध्यान देते हैं। जो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइटें होती है वहां पे इस टॉपिक पे बहुत ध्यान दिया जाता है और रेगुलर मॉनिटर किया जाता है कि आपकी वेस्टेज जो है वो लिमिट से ज्यादा तो नहीं हो रही है। लेकिन जब आप एक नॉर्मल घर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पे इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता है। जनरली जो परमिसिबल लिमिट होती है वो 3 से 5% हम लोग जो है आपको कंसिडर करके चलते हैं। लेकिन हमने अक्सर ये देखा है साइटों पे जो आपके घर का कंस्ट्रक्शन होता है, उस पे आपकी वेस्टेज जो है वो 10% से भी ज्यादा होती है। तो अगर मैं परमिसिबल लिमिट 5% मान के चल रहा हूँ, आपके घर के अंदर 10% लिमिट 10% वेस्टेज आ रही है, तो 5% आपकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बढ़ गई घर की।
ठीक है, तो अगर आपके घर में 10 लाख रुपए लगने वाले थे तो 5% वेस्टेज की वजह से 50,000 आपके और बढ़ गए, तो 10,50,000 रुपए आपके घर की कॉस्टिंग आने वाली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको रेगुलर मॉनिटर करना है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके जो मटेरियल है उसको प्रॉपर यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो वेस्टेज तो नहीं कर रहा है। जैसे आपका रेनफोर्समेंट होती है वहां पे आपकी वेस्टेज आती है, आपका ब्रिक में सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है, आपका सीमेंट की वेस्टेज की होती है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है। जैसे टाइल अगर वो लगा रहा है तो वो टाइल को आपका किस तरीके से यूज कर रहा है, या फिर स्टोन की कटिंग जब वो कर रहा है तो किस तरीके से कटिंग कर रहा है ताकि वेस्टेज कम से कम आए। ठीक है, स्टोन में सबसे ज्यादा वेस्टिंग आती है जब आप मार्केट में परचेस करने जा रहे हो, तो इस तरह की साइज का आप स्टोन परचेस करके लेके आओ कि ताकि वो आपके घर के अंदर जब उसका कटिंग हो तो कम से कम वेस्टेज आए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि वेस्टेज से भी अगर आपके वेस्टेज पे आपने ध्यान नहीं दिया और 5-10% आपकी कॉस्ट वैसे इंक्रीज हो जाएगी अगर आपने वेस्टेज पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। तो ये 7 पॉइंट ऐसे थे जो आज की वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किए, और इन पॉइंट्स को यूज करके आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप जो है सारे तरीके यूज कर सकते हो या फिर इनमें से कुछ तरीके आप यूज करना चाहते हो, या फिर आपका बजट क्या है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बजट कम होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि भाई मैं पुराना मटेरियल नहीं यूज करूंगा, या फिर मैं ये यूज नहीं करूंगा, या फिर वो यूज नहीं करूंगा। तो टोटली डिसाइड करना है आप ही लोगों को। मैंने यहाँ पे आपको 7 ऐसी टिप्स बताई जिसका यूज करके आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है उसको काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर? इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, तो नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख जाएंगे, वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? या अगर कोई और आपको हेल्प चाहिए, अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है, एस्टिमेशन बनवाना है, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।